चलिए आप सभी के लिए आज के सेशन में आप सभी लोग के लिए सोशल साइंस का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा और ये बार बार आपके एग्ज़ाम में आता है और इसे आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, सभी क्वेश्चन एकदम बेहतरीन ढंग से है बाबू, और एकदम हर एक साल जो हर साल पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम में वही क्वेश्चन एकदम इससे क्वेश्चन लड़ेगा, ये मेरा गारंटी है। आप लोग को याद करना है, याद करने में क्या दिक्कत है जी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है और बताइए कि आपका तैयारी कैसा, हमें कमेंट करके आप सभी लोग बताइएगा साथी। चलिए पहला क्वेश्चन है, यंग यूरोप की स्थापना किसने किया था? आप सभी को आंसर ऑप्शन देना है कि ऑप्शन नंबर ए काबूल ने किया था, ऑप्शन नंबर बी बिस्मार्क ने, या ऑप्शन नंबर सी मेजनी ने, या ऑप्शन नंबर डी गैरीबाल्डी ने। तो आपको पता होगा कि यंग यूरोप नामक, ठीक है, यंग यूरोप की जो स्थापना किया था वो किसने किया था साथी? तो वो थे मेजनी। कौन थे? ऑप्शन नंबर सी मेजनी। यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। जितने भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी लगा रहे हैं, लेकिन गैरीबाल्डी जो थे ये किसके क्या चीज़ का? तो लाल कुर्ती का गठन किसने किया था साथी? तो याद रखना है आपको कि लाल कुर्ती का जो गठन किया था वो गैरीबाल्डी था। ठीक है, आपको याद रखना है साथी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, हंगरी की राजधानी कहाँ है? चलिए आप सभी लोग जल्दी से बताइए साथी कि हंगरी की राजधानी तुर्की है, ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी वुडापेस्ट है, ऑप्शन नंबर सी प्रसा है, या डी सिडॉन है। तो आपको याद रखना है कि हंगरी की जो राजधानी है वो ऑप्शन नंबर बी वुडापेस्ट है, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली इज द राइट आंसर। चलिए साथी अगला प्रश्न और अगला क्वेश्चन है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? अब सभी साथी लोग बताइएगा कि कार्ल मार्क्स का जो जन्म था वो कहाँ हुआ था। कमेंट आप सभी का आना चाहिए, तभी हमें लगेगा कि हाँ बिल्कुल मेरे जो प्यारे छात्र हैं, मेरे साथी हैं, मेरे भाई और बहन, सभी लोग का तैयारी बेहतरीन ढंग से चला। ठीक है, तभी तो पता चलेगा जी। तो याद रखिएगा जी, जो कार्ल मार्क्स थे बाबू, इनका जो जन्म हुआ था वो जर्मनी में हुआ था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, 4 नंबर प्रश्न है मेरे साथी कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा था? तो याद रखिएगा कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम के जो लेखक थे वो फान बाओ चाउ थे। कौन थे? फान बाओ चाउ। ऑप्शन नंबर सी मेरे साथी यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर होगा। सी फॉर चांद के पार चलो इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने है कि महात्मा गांधी ने नमक कानून किस दिन भंग किया था? यानी नमक बना करके किस दिन नमक कानून को तोड़ा था बाबू महात्मा गांधी ने? एक बार जल्दी से बताइएगा, आप लोग आंसर दीजिएगा, बताइएगा कि 5 का आंसर क्या होगा। तब आप लोग इस क्वेश्चन का भी आंसर दीजिएगा कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था और मृत्यु कब हुआ था। आप सभी साथी को कमेंट करना है। जन्म बता देते हैं 2 अक्टूबर, ठीक है, 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, लेकिन मृत्यु कब हुआ था आप सभी साथी को बताना है कमेंट करके। ठीक है, तो चलिए नमक कानून महात्मा गांधी जो तोड़े थे बाबू, भंग किए थे, वो होगा 6 अप्रैल 1930। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना इज द राइट आंसर। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है कि चौरी चौरा हत्याकांड कब घटित हुआ था? मेरे साथी, मेरे भाई जल्दी से बताइएगा कि चौरी चौरा हत्याकांड कब घटित हुआ था। तो याद रखिएगा चौरी चौरा हत्याकांड जो घटित हुआ था वो हुआ था, आप सभी को एकदम ये सभी क्वेश्चन को रट जाना है बाबू। ठीक है, 5 फरवरी 1922 इज द राइट आंसर। एकदम क्या कहते हैं कि इसे घोल करके पी जाइए, इसको याद कर लीजिए, यही क्वेश्चन आएगा मेरे साथी। वादा रखिए, भरोसा रखिए। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि औद्योगिकरण की प्रक्रिया सबसे पहले कहाँ हुआ था? इसे भी इंपॉर्टेंट कीजिए कि औद्योगिकरण की जो प्रक्रिया था वो सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था? भारत में, इंग्लैंड में, अमेरिका में, या जापान में? साथी ऑप्शन नंबर बताइएगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, या डी होगा। तो आपको याद रखना है कि औद्योगिकरण की जो प्रक्रिया था वो सबसे पहले इंग्लैंड में यहाँ पे शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 8 नंबर कि आधुनिक शहरों का उदय सबसे पहले कहाँ हुआ था? यानी जो हमारा आधुनिक शहर था साथी
उसका उदय सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो आपको याद रखना है कि आधुनिक शहरों का जो उदय हुआ था वो सबसे पहले लंदन में हुआ था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली इज द राइट आंसर। मेरे साथी चलिए अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं कि गिरमिटिया मजदूर किसे कहा जाता है? तो देखिए याद रखिएगा कि गिरमिटिया मजदूर ये अनुबंधित मजदूर को कहा जाता था और ये बिहार के पश्चिमी क्षेत्र से यहाँ पे भेजे जाते थे। ठीक है, कहाँ से? इसे अनुबंधित मजदूर को बिहार के पश्चिमी क्षेत्र में से भेजे जाते थे। ऑप्शन नंबर ए फॉर आओ ना कभी हवेली पे मुलाकात होगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और 10 नंबर प्रश्न है साथी कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुआ था? यानी मुद्रण कहने का मतलब है बाबू छपाई खाना। ठीक है, तो याद रखिएगा कि विश्व में सबसे पहले मुद्रण का जो शुरुआत हुआ था, यहाँ पे आपको याद रखना है जो यहाँ पे वायरस जहाँ से उत्पन्न हुआ है यानी चाइना। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी चीन, चमगादड़ों का देश चीन। ठीक है साथी, चलिए 11 नंबर प्रश्न है कि भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण का व्यवस्था है? तो यहाँ पे आप सभी लोग बताइएगा मेरे प्यारे भाई मेरे बहन, आप सभी लोग बताइए कि भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण का व्यवस्था है? ठीक है, बताइए लोकसभा में, विधानसभा में, मंत्रिमंडल में या पंचायती राज संस्था? आप लोग पढ़े होंगे साथी कि पंचायती राज संस्थाएं जो होती है वो क्या होती है? यहाँ से जल्दी से बताइए 11 का आंसर। बिल्कुल ही कि पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50% सीट की, ठीक है, आरक्षण का व्यवस्था है। ठीक है, तो महिलाओं के लिए पंचायती राज संस्थाएं ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए साथी 12 नंबर प्रश्न है कि संघ राज की विशेषता कौन इनमें से नहीं है? आपको बताना है विशेषता नहीं है। ठीक है, लिखित संविधान, ऑप्शन नंबर बी शक्तियों का विभाजन, ऑप्शन नंबर सी एकहरी शासन व्यवस्था या ऑप्शन नंबर डी सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, तो यहाँ पर जल्दी से बताइएगा साथी। तो आपको पता होगा कि संघ राज की जो विशेषता नहीं है वो शक्तियों का विभाजन। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा साथी? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर होगा। जितने भी साथी मेरे भाई बहन दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, उन सभी का सही आंसर है। चलिए बाबू अगला नंबर प्रश्न है कि 13 नंबर है कि समवर्ती सूची में किसे रखा जाता है बाबू? तो देखिए साथी आपको याद रखना है कि यहाँ पे समवर्ती बोलना है। ठीक है, केंद्र बोलेगा, देखिए समवर्ती में राज्य और केंद्र दोनों आ जाता है बाबू। ठीक है, तो यहाँ पर से ऑप्शन नंबर केंद्र और राज्य दोनों ऑप्शन नंबर बी में है बाबू। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली इज द राइट आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा? केंद्र और राज्य दोनों होता है समवर्ती सूची में। ठीक है साथी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन है 14 नंबर कि सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुआ था? बाबू आप सभी को बताना है कि जो सूचना का अधिकार आंदोलन था ये राजस्थान से शुरू हुआ था, दिल्ली से हुआ था, तमिलनाडु से या बिहार से? तो साथ ही आपको याद रखना है कि सूचना का जो अधिकार आंदोलन था ये राजस्थान से शुरू हुआ था और ये सूचना का अधिकार यहाँ राजस्थान के 2005 से स्टार्ट हुआ था। ठीक है साथी, ऑप्शन नंबर ए फॉर आओ ना कभी हवेली पे मुलाकात होगी। चलिए अगला प्रश्न है 15 नंबर क्वेश्चन है कि राजनीतिक दल का आशय किससे होता है साथी? देखिए जो राजनीतिक दल होता है आपको बिल्कुल ही पता होगा कि अफसर के नहीं होगा, सैनिकों के समूह नहीं होगा, किसानों के समूह नहीं होगा, ये होता है व्यक्तियों के समूह से, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। बिल्कुल ही जो राजनीतिक दल में रहता है वो व्यक्तियन रहता है जी, तो बिल्कुल ही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 16 नंबर प्रश्न है कि लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? मेरे गली का हर बच्चा को पता होगा कि ये किसने कहा था। तो अब्राहम लिंकन ने कहे थे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल ही सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि गठबंधन सरकार की जो पकड़ होती है वो प्रशासन पे कैसी होती है? देखिए साथी जो गठबंधन की सरकार होती है वो प्रशासन पर बिल्कुल ही आपको पता होगा कि ये ढीली होती है। ऑप्शन नंबर बी बी बी। चलिए अगला है 18 नंबर कि चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? यानी जो चिपक के
यहाँ से क्या होता था जी, आपको पता होगा कि चिपको आंदोलन का जो हुआ था ये उत्तराखंड के गढ़वाल नामक जिले से प्रारंभ हुआ था। वहाँ का क्या हुआ था जी कि पेड़ों को काटा जा रहा था, इसलिए वहाँ के स्थानीय लोगों ने पेड़ों से चिपक कर पेड़ को बचाने का प्रयास किया था। तो ये उत्तराखंड से स्टार्ट हुआ था, उत्तराखंड के गढ़वाल नामक जिले से। और इसके जो नेता थे सुंदरलाल बहुगुणा थे बाबू, सुंदरलाल बहुगुणा थे, आपको बिल्कुल ही याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, इनमें से किसे पिछड़ा राज कहा जाता है बाबू? आपको बताना है साथी कि पंजाब, केरल, दिल्ली या बिहार। तो आपको पता होगा कि अपना जो बिहार है ये पिछड़ा राज है बाबू। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था साथी? जल्दी से बताइएगा। तो आपको याद रखना है कि संपूर्ण क्रांति का जो नारा दिए थे वो जयप्रकाश नारायण ने दिए थे, यानी ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न है 21 नंबर की, भारत में किस राज्य का जो प्रति व्यक्ति आय है वो सबसे ज्यादा है? बताइएगा जी, बिहार में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा है? तो आपको याद रखना है कहाँ से हो जाएगा, सॉरी भारत में, तो यहाँ पे गोवा का जो है बाबू ये प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा है। यहाँ पे गोवा का राजधानी कहाँ पे है जी? तो पणजी गोवा का राजधानी है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला है 22 नंबर की, साख पत्र कितने प्रकार के होते हैं? साथ ही याद रखिएगा जो ये साख पत्र होते हैं ये आपको हमेशा याद रखना है, दिमाग में बैठा लीजिए, ये 8 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा। चलिएगा 23 नंबर प्रश्न है कि भारत की जो आर्थिक व्यवस्था है वो कैसी है? ठीक है, तो आपको पता होगा समाजवादी है, पूंजीवादी है, मिश्रित है या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा कि जो हमारी आर्थिक व्यवस्था है वो मिश्रित है। क्या है? ये मिश्रित है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए 24 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है? तो बीमारू। ठीक है, देखिए बी से बिहार, एम से मध्य प्रदेश, एम ठीक है, और ए से क्या हो जाएगा जी? अरुणाचल प्रदेश, और आर से राजस्थान, यू से उड़ीसा। ठीक है, बिहार देखिए बीमारू राज्य नहीं है, बिहार है जी, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, लेकिन कर्नाटक क्या है जी? बीमारू राज्य नहीं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला है, वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने होते हैं? मतलब वैश्वीकरण के कितने अंग होते हैं आपको बताना है। तो आपको पता होगा, नहीं पता है तो याद कर लीजिएगा कि वैश्वीकरण के मुख्य 5 अंग होते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही आंसर होगा। और आप सभी लोग लास्ट में हमें बिल्कुल ही आंसर बताइएगा कि आप लोग 30 में से कितना ऑब्जेक्टिव सही कर पाए बाबू। ठीक है, चलिए क्योंकि डेली आपको मिलेगा और एकदम जितना हम करा रहे हैं उससे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव को नहीं देखना है। सोने के आभूषण की शुद्धता की पहचान किस चिन्ह से होती है? तो देखिए जहाँ पे भी ये जाइएगा बाबू सोना वोना लेने के लिए, तो आपको उसमें देखना क्या है? होल मार्क। अगर होल मार्क है बाबू तो वो शुद्ध सोना है, एकदम शुद्ध सोने की पहचान शुद्ध होल मार्क से होता है। ठीक है, और ISIS मार्क जो हम खाना कुछ खाने वाले चीज में ISIS मार्क होता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 27 नंबर प्रश्न है साथी कि कोयला किस प्रकार का संसाधन? देखिए आपको याद होगा कि जो कोयला होता है एक प्रकार से अनवीकरणीय संसाधन है, आने वाले समय में ये समाप्त हो जाएंगे साथी, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए 28 नंबर प्रश्न है कि मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है? देखिए अब इस क्वेश्चन में कोई बच्चा गलत नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि मरुस्थल कहाँ का मृदा है बाबू? बच्चा को पता होगा कि यहाँ पे राजस्थान, यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है जी 29 नंबर है कि कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? ठीक है, तो कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? तो 96.6% क्या है जी? ये महासागर में है साथी। ठीक है, और हमारा जो पीने लायक कितना है जी? ठीक है, तो वो मात्र और मात्र 2.4% पीने योग्य है। चलिए भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है बाबू? आप सभी लोग 30 का कमेंट हमें करके बताइएगा साथी, और देखेंगे कि कितने स्टूडेंट हैं जो 30 का आंसर बिल्कुल राइट आंसर देंगे। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो चलिए साथी इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट सेट के साथ, बेहतरीन सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।